हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए ये हमारे साइंस की नेक्स्ट क्लास रहेगी, जिसमें हमने आपका जो है मानव शरीर का संरचनात्मक संगठन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। तो इसमें आपको मानव शरीर के सारे जितने भी तंत्र होते हैं वो पढ़ने होते हैं। तो हमारे यहाँ पर दो मतलब तंत्र जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। सबसे पहले हमने आपका पाचन तंत्र यहाँ पर क्लियर करवाया। उसके बाद सेकंड जो आपका तंत्र होता है, सिस्टम होता है, वो श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर क्लियर किया है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर आप जा कर के सारे सेशन देख सकते हैं। और अभी तक जितनी भी हमारी क्लासेस हुई हैं तो उसी क्रम में ये हमारी नेक्स्ट क्लास है 56। ठीक है, इससे पहले आपके बायोलॉजी की 55 क्लासेस हो गई हैं, जिसमें हमने आपको आपके लगभग सारे टॉपिक कवर करवा दिए हैं। और इसमें आपको एनसीईआरटी के अलावा भी जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उनका डाटा दिया है। तो बहुत ही अच्छा डाटा है, आप सारी क्लासों को ज़रूर देख लें। आज के सेशन में हम आपका जो नेक्स्ट सिस्टम है उत्सर्जन, जिसे कहेंगे तंत्र, उत्सर्जन तंत्र यहाँ पर हम देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपके बायोलॉजी में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और यह जो क्लासेस हैं ना केवल एमपी टेट वर्ग 2 के लिए, बल्कि जिस एग्ज़ाम्स में भी आपके साइंस पूछी जानी है वहाँ पर ये बहुत ही हेल्प करेगा। और आपको पता होगा जो मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी आपका जो है मतलब बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। और बायोलॉजी से ही यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक में देखने को मिलेगा 2-2, 3-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अदर जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर भी ये क्लासेस इम्पोर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, अब ये उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, तो बेसिकली आपको पता होगा कि शरीर में जो कई अन्य हानिकारक या उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही क्या कहलाती है, उत्सर्जी क्रिया कहलाती है। और जो तंत्र पूरा इसमें मतलब जो बॉडी पार्ट्स आपके भाग लेंगे तो वो आपके उत्सर्जी तंत्र के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि सबके सब मतलब शरीर का एक ऐसा पूरा का पूरा भाग जो मिलकर के एक ही कार्य को करता है, तो वो पूरा एक समूह का निर्माण करता है। और उसी को यहाँ पर हम क्या कहेंगे, उत्सर्जन तंत्र। जिस तरीके से श्वसन तंत्र में हमने पढ़ा हुआ था, श्वसन तंत्र में विभिन्न श्वसन मार्ग थे, जैसे आपकी नासिका थी, नासिका का पार्ट था। ठीक है, इसके बाद ग्रसनी थी, स्वर तंत्र थे, फेफड़े थे। उसी तरह से उत्सर्जन में जो आपके जिस शरीर के बॉडी पार्ट से आपका उत्सर्जन होगा, तो मुख्य रूप से आपको 5 अंग पढ़ने होते हैं जो आपके उत्सर्जन में हेल्प करते हैं। तो उन 5 में भी लगभग हमने 2 क्लियर कर लिए हैं। अब आप कहेंगे कौन से 2, तो अभी आपको आगे बताएंगे। अब यहाँ पर जो मुख्य होता है आपका उत्सर्जी अंग, वो होता है आपका जिसे आपने पढ़ा हुआ होगा क्या बोलते, किडनी। ठीक है, किडनी को वृक्क भी बोलते हैं। तो वो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है उत्सर्जन तंत्र में, और वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए उत्सर्जन क्या कहलाता है। तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट का मतलब है खराब पदार्थ। अब यहाँ आपको बता दें, अपशिष्ट पदार्थ जैसे आपका पसीना हो गया, ठीक है, क्या हो गया, पसीना हो गया, तो यह शरीर से बाहर निकलता है कि नहीं निकलता, निकलता ना, किस माध्यम से निकलता, तो त्वचा के द्वारा निकलता है। इसके अलावा जैसे आप कह देंगे आपके शरीर के अंदर एक हानिकारक गैस भी होती है CO2, जिसे आपको छोड़ना ज़रूरी होता है। तो इसे आप किसके माध्यम से छोड़ते हैं, फेफड़ों के माध्यम से। तो फेफड़े भी आपके उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यही तो है उत्सर्जी, मतलब जो हानिकारक पदार्थ हैं इनको शरीर से बाहर निकालना। यदि आप CO2 गैस बाहर नहीं निकाल पाएंगे और केवल ऑक्सीजन ग्रहण करते जाएंगे, तो अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से आपके जैसे आपका अपच भोजन जिसे हम मल कहते हैं, इसको भी शरीर से बाहर निकालना होता है। ठीक है, तो ये भी एक जो है आपका हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ है। तो इन्हें हम किस माध्यम से निकालते हैं, और संपूर्ण प्रक्रिया जैसे आपका मूत्र हो गया, उसमें यूरिया की मात्रा जो होती है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो यही तो है आपके उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, इनको बाहर निकालना ही पूरी क्रिया जो है वो उत्सर्जी तंत्र के अंतर्गत देखने को मिलती है। ठीक, तो देखिए शरीर से अपशिष्ट पदार्थ अर्थात खराब पदार्थों को बाहर निकालने की संपूर्ण क्रिया विधि जो होती है वो क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। और वैसे अंग जो इस क्रिया में भाग लेंगे, उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेंगे,
या उसमें सहायता पहुंचाएंगे तो वो सभी उत्सर्जी अंग कहलाएंगे। तो मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे मुख्य या सबसे प्रमुख जो उत्सर्जी अंग है वो कौन सा माना जाता है। तो यदि ऑप्शन में इस तरीके से तो नहीं देगा, फिर भी दे देता है यदि कि त्वचा है, आपका फेफड़ा है, किडनी है, क्या है, तो आपको किडनी लगाना है क्योंकि ये सबसे मुख्य रोल अदा यहाँ पर करता है। ठीक है, तो जो आपके अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया विधि होती है वो उत्सर्जन, और जो जो अंग इस क्रिया में भाग लेते हैं वो सब के सब उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है जो यहाँ अपचय होगा, क्या होगा, अपचय। अपचय क्रिया के फलस्वरूप शरीर में एकत्रित जटिल यौगिकों का क्या होता है, विघटन होता है। जैसे हमने भोजन किया तो भोजन जो है आपको बताया हुआ था पाचन तंत्र में कि किस तरीके से मुख के माध्यम से, फिर आपकी आहार नाल से होते हुए आमाशय में जाता है, फिर यकृत से आकर के उसमें पित्तरस मिलता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस मिलता है, और कैसी प्रोसेस होती है। तो पहले जो हम भोजन ग्रहण करते वो जटिल होता है, लेकिन विभिन्न प्रोसेस के माध्यम से उसको क्या बनाया जाता है, सरल बनाया जाता है। फिर उससे क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी, और कुछ उसमें अवशिष्ट पदार्थ मतलब जो अच्छा पदार्थ होगा वो क्या हो जाएगा, उससे हमें ऊर्जा मिल जाएगी, रक्त बन जाएगा और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में संचालित हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो शरीर है वो कार्य करता रहेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो हम खाते हैं सब की सब चीज़ें अच्छी ही हों, उसमें कुछ अवशिष्ट पदार्थ भी बच जाता है जो हानिकारक होता है, जिसे शरीर से बाहर निकालना अनिवार्य होता है। तो उसमें जो ऊर्जा मिल जाती है, और कुछ ऐसे पदार्थ जो अवशिष्ट हैं वो शेष रह जाते हैं, और यह अवशिष्ट पदार्थ व्यर्थ होने के साथ साथ हानिकारक भी होते हैं। मतलब शरीर में हम ऐसी चीज़ क्यों रखें जो व्यर्थ की है, ठीक है, उसको निकालना ज़रूरी है, तो वो हानिकारक भी होते हैं। क्योंकि यदि हम इनको बाहर नहीं निकालते या किसी बीमारी के चलते यदि हमें कोई बीमारी हो जाती है तो उसमें जो है ये हानि मतलब विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न करने लगते हैं। तो यह जीवित कोशिकाओं के लिए घातक सिद्ध होते हैं। इन पदार्थों का शरीर में अधिक समय तक रहने पर उपापचय की क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है और विभिन्न रोग भी हो सकते हैं। अतः इन अपशिष्ट या वर्ज्य जो पदार्थ हैं इनको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। अब प्रमुख उत्सर्जी अंग जो हैं वो 5 होते हैं, इनके नाम आपको याद रखना है। तो सबसे पहले वृक्क या किडनी जिसे कहते हैं, इसी को गुर्दा भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका फेफड़ा लंग्स, इसके बाद त्वचा स्किन, यकृत यानी लीवर, और फिर आंत इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फेफड़ा आपको श्वसन तंत्र में करवा दिया है। त्वचा के माध्यम से आपका पसीना जो होता है, पसीने के साथ साथ आपका कुछ जो है वाष्पशील पदार्थ भी यहाँ से जो है उत्सर्जित हो जाते हैं। फिर यकृत आपको हमने पाचन तंत्र में बताया, और आंत भी पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं, तो ये चीज़ें हमें नहीं पढ़नी। मानव के उत्सर्जी अंग में प्रमुख रूप से हमें किडनी का अध्ययन यहाँ पर करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं किडनी के बारे में। वृक्क जिसे कहते हैं, तो आपने देखा होगा किडनी किस तरीके से होती है, कहाँ पर ये स्थित होती है, इसका जो है वजन कितना होता है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, इनकी संख्या कितनी होती है, यही सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, यह मनुष्य और अन्य स्तनधारियों का मतलब क्या होता है, जो बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो स्तनधारी कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मनुष्य है और उनके साथ ही साथ अन्य स्तनधारी, ठीक है, जैसे हाथी हो गया, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, ये सब के सब स्तनधारी हैं। तो इनमें सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या माना, ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य का उत्सर्जी अंग ही किडनी है। इन मनुष्य के साथ साथ अन्य जो स्तनधारी प्राणी हैं उनका भी उत्सर्जी अंग क्या होता है, किडनी ही होती है। और इनकी संख्या यदि जोड़े में पूछता है तो 1 जोड़ी होती है, और डायरेक्ट पूछता है तो 2 किडनी होती हैं। और जब कभी आपकी एक किडनी खराब भी हो जाती है तो आपकी एक किडनी के बल पर भी आपका पूरा जीवन कट सकता है, ठीक है। अब देखिए, जो आकार होता है किडनी का वो किस आकार का, तो सेम के बीज के आकार की ये होती है। आपको हर एक जो चीज़ है, जैसे फेफड़े हैं किस आकार के, मतलब जो डाटा आपको देते हैं वो आपको याद रखना है, क्योंकि जब पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा पूरे तंत्र तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो अच्छे से थोड़ा सा समझ करके याद रखिएगा। अब देखिए, वृक्क जो है, किडनी जो है, यह रुधिर परिसंचरण से उत्सर्जी पदार्थ को हटाने और साथ ही साथ रुधिर में लाभदायक तत्वों को बनाए रखने के लिए भली भांति अनुकूलित है। तो यहाँ पर आपको बता दें, जो हमारा रक्त होता है, जो रुधिर होता है,
तो जब हम पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, ठीक है, उससे ऊर्जा मिलती है। अब हमने आपको श्वसन तंत्र भी पढ़ाया, तो यहाँ पर देखिए जो वृक्क है वो रुधिर परिसंचरण तंत्र के मतलब जो हमारा ब्लड है इसमें कुछ जो लाभदायक तत्व हैं वो तो शरीर के द्वारा इस्तेमाल कर लिए जाएंगे, लेकिन कुछ इसमें हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ भी होंगे। तो यहाँ पर अभी आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि इसमें एक आपकी जो है वृक्क की जो इकाई मानी जाती है वो नेफ्रॉन कहलाती है। तो उसमें एक रचना पाई जाती है, ठीक है, तो वो कार्य करती है रक्त को छानने का, फिल्ट्रेशन करती है रक्त का। तो जो रक्त में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर की ओर ढकेल देती है और जो अच्छे पदार्थ बचते हैं उन जिनसे ऊर्जा मिल रही है उनको एक तरफ कर देती है, ठीक है, और पुनः अवशोषण भी यहाँ से होता है। तो देखिए जो वृक्क है रुधिर परिसंचरण में उत्सर्जी पदार्थ को हटाने के साथ साथ रुधिर में जो लाभदायक तत्व हैं उनको बनाए रखने के लिए भी भली भांति अनुकूलित है। उदर गुहा में पीठ की ओर, अब देखिए स्थित कहाँ होती है किडनी, तो जो उदर गुहा होती है उसमें पीठ की तरफ कमर के क्षेत्र में, मतलब जो हमारी कमर होती है कशेरुक दंड के दोनों ओर एक एक किडनी स्थित होती है, एक एक वृक्क स्थित होता है। तो यहाँ पर हमने ये थोड़ा सा डायग्राम भी दिखाने का प्रयास किया है। एक कमर वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ आपका जो कमर वाला क्षेत्र है ये होती हैं आपकी किडनी, और प्रत्येक जो किडनी होती है इसका वजन 140 ग्राम होता है। और वृक्क के चारों तरफ कौन सी झिल्ली होती है जिसमें सुरक्षित रहती है, तो पेरिटोनियम नामक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहेंगे। तो आपको याद रखना है, जैसे आपके फेफड़े हैं वो किस झिल्ली में सुरक्षित हैं, आपका हृदय पेरिकार्डियम नामक झिल्ली में सुरक्षित है, तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो आपकी किडनी है वो किस झिल्ली में सुरक्षित है, पेरिटोनियम में। अब देखिए जो दाहिनी किडनी होती है यहाँ पर हमारा ऊपर की तरफ क्या होता है, यकृत होता है। तो जो दाहिनी किडनी है वो यकृत के दबाव के कारण थोड़ी सी नीचे की तरफ दब जाती है, तो ये भी याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर वृक्क का बाहरी धरातल उत्तल होता है, यहाँ उत्तल होगा कॉन्वेक्स, ठीक है, उत्तल। वृक्क जो होता किडनी इसका जो बाहरी सतह सरफेस होता है वो कैसा होता, उत्तल, और भीतरी जो धरातल सरफेस होता है वो कैसा होता है, अवतल। तो याद रखना है, अभी आगे चलेंगे तो आपको पता लगेगा कि कॉर्टेक्स किस भाग में स्थित है, आपका जो मेडुला है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जो आपका बाहरी भाग धरातल होगा और जो भीतरी भाग है वो अवतल होगा। वृक्क चारों ओर से वसा परतों के द्वारा आच्छादित होता है, मतलब वसा की परतें पाई जाती हैं और ये हमारी किडनी की सुरक्षा करती हैं। नेक्स्ट है वृक्क को यदि हम लंबवत काट दें तो ये दो भागों में बट जाएगी। आप यहाँ देख रहे हैं, यदि हम इसको इस तरीके से लंबवत काट दें तो ये दो भागों में बट जाएगी। अब इसका जो सबसे बाहरी भाग होता है अपेक्षाकृत पतला होता है और बाहरी भाग आपका कॉर्टेक्स कहलाता है। ये आपको प्रमुख रूप से याद रखना है। बाहरी भाग क्या कहलाएगा, जैसे ये आपकी किडनी है तो इसका ये बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। भीतरी मोटा 2/3 भाग होता है जो मेडुला कहलाता है। इस तरह से, मतलब यहाँ पर इस तरीके से आपकी जो किडनी की संरचना है इस तरीके से, तो जो बाहरी भाग है वो क्या है, कॉर्टेक्स है, और जो यहाँ का जो मिडिल का भाग होगा ये क्या कहलाएगा आपका, तो ये कहलाएगा मेडुला। अब जो मेडुला होता है यह शंकु रूपी रचनाओं से भरा होता, मतलब इसमें कुछ पतली पतली सी रचनाएं पाई जाती हैं जो शंकु के आकार की होती हैं, उससे भरा होता है। और यही जो रचनाएं हैं पिरामिड कहलाती हैं। और ये जो पिरामिड है एक थैलीनुमा गुहा में दिष्ट, मतलब धसे हुए होते हैं। और यह जो गुहा होती वृक्क के भीतरी अवतल धरातल पर होती है। तो भीतरी धरातल यानी जो अवतल होता है वहाँ पर क्या होती हैं स्थित, तो मेडुला में जो शंकु रूपी रचनाएं हैं जिन्हें पिरामिड कह रहे हैं, यही आपके इसमें धसी हुई होती हैं। और इस गुहा को क्या कहेंगे हम, वृक्क पेल्विस कहेंगे। पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो वृक्क पेल्विस है यह एक लंबा और सक्रिय वाहिनी टाइप का होता है और इसी को मूत्र वाहिनी कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। और दोनों ओर की मूत्र वाहिनियाँ कहाँ खुलेंगी, फिर मूत्राशय में खुलेंगी। तो आपको इतना कठोर याद नहीं रखना, बस आपको तो याद रखना है कि जो आपकी किडनी है ये कैसी होती है, इसका बाहरी भाग क्या कहलाता है, तो इसका बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। भीतरी भाग क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। मेडुला में कुछ छोटी छोटी शंकुरूपी रचनाएं होती हैं जिन्हें पिरामिड कहते हैं। और यही जो आपके पिरामिड है एक थैलीनुमा गुहा में दिष्ट, और यही जो गुहा होती वृक्क पेल्विस कहलाती है। अब वृक्क पेल्विस क्या होता है, तो लंबा सकरा सा एक वाहिनी होती है, मूत्र वाहिनी जिसे कहते हैं, मूत्राशय में खुलेगी। तो ये दो चीज़ें पढ़ ली आपने कि जो आपकी
किडनी है, इसका बाहरी भाग कार्टेक्स और जो मध्य भाग है वो पिरामिड है। अब इसका जो प्रवेश द्वार होता है, यहाँ से जो प्रवेश द्वार है ये क्या कहलाता है, ये हाइलम कहलाता है। ये आपको याद रखना है, क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है आपका कॉर्टेक्स सबसे बाहरी भाग किडनी का, ये है मेडुला और ये है हाइलम। अब देखिए प्रत्येक वृक्क में लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं और इन्हीं को हम नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क के अंदर क्या होती, छोटी छोटी सूक्ष्म संरचनाएं नलिकाएं होती हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई मानी जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरीके से हर एक चीज़ का निर्माण एक इकाई से होता, जैसे हमारा महल बना हुआ है, भवन बना हुआ है, घर बना है, तो इसमें कई सारी चीज़ें लगी हैं, जैसे आपकी रेत है, लोहा भी लगा हुआ है, लेकिन इसकी जो इकाई मानी जाती वो ईंट मानी जाती, क्योंकि यदि ईंट नहीं होगी तो मकान का निर्माण ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके जो किडनी बनी हुई है इसकी इकाई होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से मिलकर ही आपकी किडनी बनती है। अब नेफ्रॉन को उत्सर्जन इकाई भी, तो डायरेक्ट यदि क्वेश्चन पूछ ले कि उत्सर्जन इकाई किसे कहते हैं, तो नेफ्रॉन को कहा जाता है। नेफ्रॉन जो है हमारा रुधिर जो है, रक्त, इसके रासायनिक संगठन को वास्तविक नियंत्रण करते हैं। अब हम नेफ्रॉन की संरचना देखेंगे तो प्रत्येक नेफ्रॉन का जो मुख होता है इस पर एक कटोरी या प्याले नुमा संरचना देखने को मिलती है और इसे ही बोमन संपुट कहते हैं। जो आपका इस तरीके का ये नेफ्रॉन यहाँ से बनता है, तो यहाँ पर जो आपकी प्याले नुमा या कटोरी नुमा रचना आप देख रहे हैं, यही क्या कहलाता है, बोमेन संपुट। तो ये आपको याद रखना है। किडनी का वाह भाग कॉर्टेक्स, मध्यम भाग क्या कहलाता है, मेडुला। मेडुला में जो छोटी छोटी थैलीनुमा शंकुनुमा रचनाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, ये आपको याद रखना है। और इसका जो आंतरिक जो भाग होता है जिसमें प्रवेश करते हैं किडनी के अंदर, वो आपका क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। अब यहाँ पर जो आपका नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की संरचना भी याद रखनी है कि इसका जो मुख होता है, मुख के यहाँ जो कटोरी जैसी संरचना होती है वो बोमन संपुट कहलाती है। और बोमन संपुट किस क्षेत्र में आता है, तो कॉर्टेक्स क्षेत्र में आता है। तो कॉर्टेक्स आपको याद रखना है कि कहाँ पर स्थित होता है। कॉर्टेक्स आप देख रहे हैं अपेक्षाकृत पतला और बाहरी भाग में स्थित होता है। बाहरी भाग में कॉर्टेक्स, भीतरी भाग में मेडुला। तो बाहरी भाग में जब कॉर्टेक्स है तो बाहरी भाग कैसा है, उत्तल है, और भीतरी भाग में मेडुला स्थित है, वो कैसा है, अवतल है। और जो आपका वृक्क का आंतरिक प्रवेश द्वार है वो क्या है, हाइलम है। अब यहाँ जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में जो मुख पर एक प्याली नुमा रचना है वो बोमन संपुट है। और बोमन संपुट कहाँ है, कॉर्टेक्स क्षेत्र में है। कॉर्टेक्स अर्थात बाहरी क्षेत्र में स्थित है। अब बोमन संपुट जो है यही रक्त को छानने या निस्पंदित अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, बोमन संपुट का कार्य पुनः अवशोषण का भी है। तो इसके दो मुख्य कार्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार बना लें आप। यही क्वेश्चन पूछता है कि जो बोमन संपुट है ये क्या क्या करता है। तो बोमन संपुट एक तो रक्त को छानता है, मतलब निस्पंदित अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, मतलब कि जो रक्त के साथ में जो आपके नेफ्रॉन में जो संरचनाएं हैं बोमन संपुट पर आएंगी, तो यहाँ पर जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनको तो ये अलग कर देगा और जो आपका शुद्ध रक्त होगा उसको छान देगा। ठीक है, अब जो बोमन संपुट है इसका कार्य पुनः अवशोषण भी है। जैसे कुछ ऐसे पदार्थों को इसने अलग कर दिया है जो उपयोगी हो भी सकते हैं उनमें से। ठीक है, तो उनको पुनः से क्या करता है, अवशोषित कर देता है कि जाइए इसमें जो कुछ अच्छे पदार्थ बच गए हैं उनको फिर से यहाँ पर ये क्या करता है, उनसे मतलब ऊर्जा को प्राप्त करवाता है। ठीक है, अब देखिए वृक्क में रक्त को जाना जाता है, यहाँ पर यहाँ होगा जो आपका वृक्क होता है, यहाँ पर रक्त को छाना जाता है। क्या छाना जाता है, वृक्क में रक्त को छाना जाता है और यही क्रिया आपकी अपोहन कहलाती है। अपोहन की क्रिया जो है परासरण विधि ऑस्मोसिस मेथड के द्वारा होती है। तो रक्त में इसको छाना जाता है। ठीक है, क्या होता है, वृक्क में रक्त को छाना जाता है और यह क्रिया अपोहन कहलाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, तो आपको किडनी कतई नहीं लगाना, आपको फेफड़ा लगाना है, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ा हुआ है कि शुद्धिकरण तो आपका वहाँ होता है। ठीक है, यहाँ पर तो केवल जो आपके हानिकारक पदार्थ हैं उनको अलग किया जाता है रक्त से। ठीक है, और ये जो क्रिया है वो आपकी डायलाइसिस यानी अपोहन कहलाती है और एक क्रिया जो विधि है परासरण विधि से होती है। तो ये तो हुई आपकी वृक्क की संरचना और उसके कुछ कार्य। अब देखते हैं मूत्र।
मूत्र की संरचना प्रकृति क्या होती है? तो नेफ्रॉन जो आपकी वृक्क की इकाई मानी जाती है। वृक्क नलिका में रुधिर में छन कर आए जल और उत्सर्जी पदार्थ के मिश्रण को क्या कहते हैं? मूत्र कहते हैं। अब जो मनुष्य का मूत्र है वो पारदर्शी हल्के पीले रंग का द्रव्य होता है और इसका पीला रंग किस कारण से होता है? तो यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण। ये याद रखना है आपको, मूत्र का पीला रंग किस कारण? यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण। जबकि आपका जो मल होता उसका पीला रंग किस कारण से? तो बिलिरुबिन नामक वर्णक से होता है, याद रखिए। अब मूत्र में जो गंध आती है किस कारण से? तो इसमें जो अमोनियम नामक पदार्थ होते हैं, अन्य जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उस कारण से। एक सामान्य व्यक्ति 24 घंटे में लगभग कितना मूत्र बनता है उसके अंदर? तो लगभग 1.5 लीटर। सामान्यतः मूत्र की जो मात्रा है मनुष्य के द्वारा ग्रहण किए गए जल की मात्रा, भोजन की प्रकृति, उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति तथा वातावरणीय ताप पर डिपेंड करता है। सामान्यतः जो ताज़ा मूत्र होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। इसका मान 4.5 होता है। लेकिन जब कभी विशेष परिस्थिति में इसका pH बढ़ जाता है तो 8.6 तक पहुंच जाता है। इसका आपेक्षिक घनत्व जल से अधिक होता है। एक सामान्य व्यक्ति के मूत्र में यदि पूछ ले जल कितना होता है तो लगभग 95%, 2% यूरिया और बाकी अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं। अब देखिए, वृक्क अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से कर देता है। किसके माध्यम से? मूत्र के माध्यम से। तो ये इसका प्रमुख कार्य है। जिस तरह त्वचा के माध्यम से पसीना आपका, ठीक है, आपका फेफड़े के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरीके से जो वृक्क है इसका प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ जो होता वो मूत्र ही होता है। तो इसको उत्सर्जन के माध्यम से बाहर कर देता है। वृक्क जहरीले पदार्थ के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। मतलब कुछ जहरीला पदार्थ यदि होता है तो उसके प्रभाव को ये निष्क्रिय कर देता है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि यदि किसी व्यक्ति को भोजन में जहर देकर के मार दिया गया है तो उसका पता कैसे लगेगा? तो अभ्यर्थी डायरेक्ट वृक्क लगा देते किडनी, जो कि गलत है। ये तो आपका जो जहरीला पदार्थ है उसके प्रभाव को निष्क्रिय कर रहा है, ना कि यहाँ पता लगेगा, ठीक है। जबकि व्यक्ति को यदि जहर देकर मारा गया है तो उसका पता यकृत के माध्यम से लगता है, ठीक। वृक्क में पाए जाने वाली जो पथरी होती है उसका प्रमुख कारण कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। तो ये हुए आपके वृक्क में मूत्र जो होता है उसका प्रकृति। अब वृक्क के कुछ कार्य होते हैं। तो वृक्क जो है स्तनधारियों और अन्य जो कशेरुकी जंतु, मतलब जिनमें लाल रक्त कण पाए जाते हैं या रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है, तो स्तनधारी और अन्य कशेरुकी प्राणियों में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न विशिष्ट अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना, हाइड्रोजन आयन सांद्रण यानी pH का नियंत्रण करना तथा रुधिर और ऊतक द्रव्य में जल और लवणों की मात्रा को निश्चित कर रुधिर दाब को बनाए रखना। तो ये प्रमुख कार्य होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका उत्सर्जन तंत्र। अगले सेशन में जो भी आपका जिस क्रम में आपका जो है पूरे तंत्र हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे तो लगभग परिसंचरण तंत्र ही होगा, तो उसको वहाँ पर हम देखेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें। आपका कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और हमारी केमिस्ट्री की क्लासेस भी चल रही हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।